हाय दोस्तों, मेरा नाम है रूही खान और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोहराब अंसारी की लिखी कहानी प्यास प्यास खून की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देर के। एक अनजान जगह पर एक अनजान कमरे में हल्की सी रोशनी थी। 4 इलेक्ट्रिक चेयर्स थे जो पुराने ज़माने में कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए मौत की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। 3 लोग चेयर्स में लॉक किए हुए थे। चौथी चेयर पर एक कटी हुई और उधेड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी जिसकी पूरी बॉडी टुकड़ों में बट चुकी थी। 3 चेयर्स में 2 लड़कियां और एक लड़का लॉक था। सबकी हालत अधमरी लाश की तरह थी। सामने एक और लड़का कमरे के पिलर से रस्सियों के जरिए बंधा हुआ था। वो होश में था। कमरे में 2 लोग और थे। एक 55 साल का बुढ़ा लेकिन कद काठी लंबी चौड़ी किसी दैत्य की तरह थी। दूसरा आदमी सर्जन के लिबास में था। वो चेयर्स पे लॉक तीनों लोगों की कलाइयों से ड्रिप के जरिए उनका खून एक बड़े से बॉटल में जमा कर रहा था। पापा, क्या इन लोगों की तरह आप मुझे भी मार डालोगे? पिलर में बंधे लड़के ने सर्जन की तरफ देखते हुए पूछा। क्या करूं बेटे, ये प्यास ही ऐसी है, पूछती ही नहीं। सर्जन ने बहुत ही गंभीर होते हुए जवाब दिया। कौन थे ये लोग? क्या राज था इस कमरे का? आखिर कौन था ये सर्जन जो अपने ही बेटे के खून का प्यासा था? जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 घंटे पहले दिन के 10 बज रहे थे। राकेश, हम झीलम नगर कब तक पहुंचेंगे? सुखदेव ने राकेश से पूछा जो कार चला रहा था। सब्र रखो, शाम होते होते हम पहुंच जाएंगे, राकेश ने सुखदेव के सवाल का जवाब दिया। 6 दोस्त रेनू, रिया, तानिया, बिट्टू, राकेश और सुखदेव अपनी बड़ी सी फॉर्च्यूनर कार से झीलम नगर जा रहे थे। झीलम नगर शहर और आबादी से दूर एक जगह जो शांत पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी और नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरत लोकेशन के साथ साथ जंगली इकोसिस्टम की वजह से काफ़ी अनोखी थी। आबादी के नाम पर यहाँ इक्का दुक्का घर दिख जाते थे जो या तो फ्रूट्स के गार्डन की देखभाल करने वालों के होते थे या फिर सब्जियों के खेत में काम करने वालों के होते। यार, कॉलेज में 7 दिन की छुट्टी मिली थी। मैंने बोला था गोवा चलते हैं, बिट्टू ने अपने दोस्तों से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ऐसी जगहों पर जाने का जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों, सुखदेव ने बिट्टू से कहा। और सुखदेव की बात सुनकर सारे ही दोस्त बिट्टू की तरफ देखकर हंसने लगे। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक मेरी बात का। हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। जब उनसे सामना होगा तब मेरी बात याद करना, बिट्टू ने अपने दोस्तों से कहा और फिर खिड़की की तरफ मुंह करके अपने मोबाइल की स्क्रीन में बिजी हो गया। अरे बाबा, राकेश पूरे 5 साल बाद अपने पिता से मिलेगा और इसके पिता रिटायरमेंट के बाद से झीलम नगर वाली कोठी में ही रह रहे हैं और वो कोठी भी 150 साल पुरानी है। सुना है अंग्रेज़ों ने बनवाया था उस कोठी को और वो कोठी किसी पैलेस की तरह दिखती है। इसीलिए हम भी साथ चल रहे हैं ना राकेश के, इसी बहाने हमारा भी ट्रिप हो जाएगा, रिया बिट्टू से कहती है। पर राकेश, तुम्हारे पिता को ये कोठी कैसे मिली? आई मीन, इतनी पुरानी और हिस्टोरिकल पैलेस है, ये तो काफ़ी महंगी होगी ना, सुखदेव ने राकेश से पूछा। वो कोठी मेरे पूर्वजों की है, मीन्स मेरे दादा के दादा इस जगह के दीवान थे और इस पैलेस की देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। अंग्रेज़ यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते थे, राकेश ने अपने दोस्तों को बताया। 6 दोस्त राकेश, बिट्टू, सुखदेव, रेनू, तानिया और रिया कॉलेज की एक छुट्टी पर 7 दिन के लिए झीलम नगर राकेश की पुश्तैनी कोठी में छुट्टियाँ गुजारने के लिए जा रहे थे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद अब शाम होने वाली थी। कार एक बहुत ही बड़े गेट के पास आकर रुक जाती है। गेट के करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी हवेली दिख रही थी। आसपास कोई और घर नहीं था, ना ही कोई बस्ती थी। तभी बड़ा सा गेट खुलता है जिससे एक 55 साल का इंसान खोल रहा था। वो शायद हवेली का नौकर था जिसे पता था कि राकेश आ रहा है। कार हवेली के सामने आकर रुक जाती है और सभी लोग अपना अपना सामान उठाने लगते हैं। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है, सुखदेव अपने दोस्तों से कहता है। अभी यहाँ अंदर और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, राकेश ने अपने दोस्तों से कहा। पर तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो, रिया ने राकेश से कहा।
हाँ, आया तो पहली बार ही हूँ, पर इस जगह के बारे में बचपन में अपने पिता से बहुत कुछ सुना था। हवेली चारों तरफ से जंगल जैसे बगीचे से घिरी हुई थी और सामने एक बड़ी सी झील भी दिख रही थी। सभी लोग हवेली में दाखिल होते हैं और हवेली में दाखिल होते ही वो खुद को एक बड़े से हॉल में पाते हैं जहाँ मध्यम लाइट जल रही थी और एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी और डाइनिंग टेबल के चारों तरफ चेयर्स लगी हुई थी। डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी थी कि 20 चेयर्स उसके चारों तरफ लगी हुई थी। उन्हीं चेयर्स में से एक चेयर में डॉक्टर कुलकर्णी शर्मा एक बड़ा सा शॉल ओढ़े हुए बैठे थे और वो कोई किताब पढ़ रहे थे। जब सब लोग अंदर आ गए तो डॉक्टर कुलकर्णी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी किताब को साइड में रख दिया। बेटा तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार था। डॉक्टर कुलकर्णी राकेश की तरफ बढ़ते हुए बोले। हाँ पापा, मैं आ गया, राकेश ने अपने पापा से गले मिलते हुए कहा। पर बेटा ये लोग, कुलकर्णी ने राकेश से सवाल किया। पापा ये लोग मेरे दोस्त हैं और इस कोठी को देखना चाहते थे। हमारी छुट्टी भी थी, इसलिए हम सब लोग यहाँ कुछ दिन के लिए छुट्टियाँ बिताने आ गए, राकेश ने अपने पापा से कहा। मुझे लगा तुम अकेले आ रहे हो। कुलकर्णी शायद राकेश के दोस्तों को देखकर खुश नहीं था या उसे उनके आने की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, शंभू इन सबको इनके कमरे में ले जाओ और इनके रहने का इंतज़ाम करो। बेटा तुम लोग अपना सामान रखकर थोड़ी देर में फ्रेश होकर डिनर के लिए आ जाओ, कुलकर्णी ने अपने नौकर शंभू से कहा। उसके बाद वो लोग शंभू के साथ चले गए। नौकर शंभू दिखने में 55 साल का था, पर कद काठी किसी दैत्य की तरह थी। सीढ़ियों से होते हुए वो लोग ऊपर गए जहाँ कई सारे कमरे थे। बेटा मैं अकेला ही हूँ, मुझे अभी तुम लोगों के लिए खाना भी तैयार करना है, इसलिए तुम लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना कमरा ले लो और अपने अपने सामान को सजा लो। मैं जाता हूँ डिनर की तैयारी करने, शंभू ने राकेश से कहा। ठीक है चाचा, आप जाएं, हम मैनेज कर लेंगे, राकेश शंभू से कहता है और फिर शंभू नीचे चला जाता है। यार यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, तानिया अपने दोस्तों से कहती है। हाँ हैं तो क्या, हम लोग अलग अलग कमरे ले रहे हैं। नहीं, मैं तो अपना कमरा शेयर करूँगी। मुझे तो ये हवेली बहुत ही ज़्यादा भूतिया लग रही है, मैं अकेले नहीं सो सकती कमरे में, रिया अपने दोस्तों से कहती है। मेरे होते तुम खुद को अकेली मत समझो, मैं हूं ना, हम दोनों आपस में कमरा शेयर करेंगे ना, बिट्टू रिया से मजाकिया लहजे में कहता है। चुप रहो तुम, मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी लड़कियां एक कमरे में और तुम सभी लड़के अपने कमरे में, रिया कहती है। ये पुराने ज़माने के कमरे किसी हॉल जितने बड़े होते हैं, एक कमरे में 3 लोग आराम से आ जाएंगे। अब चलो अपना अपना सामान सजाओ और फ्रेश होकर नीचे चलते हैं, रेनू अपने दोस्तों से कहती है। फिर तीनों लड़कियां एक कमरे में और तीनों लड़के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। नीचे शंभू कुलकर्णी से कहता है। साहब इतने सारे लोग, हमने तो सोचा ही नहीं था। अच्छा है, दावत में आए हैं दावत बनने के लिए, आज की रात इन सबकी आखिरी रात होगी। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे ऐसे ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों हमारा चैनल अभी नया है, इसके लिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें एंड अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।